हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का मतलब क्या होता है? पेंक्रियाटाइटिस आ रहा है तो उसके मतलब क्या होता है? पेंक्रियास में इन्फ्लेमेशन आ रहा है। ओके, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेंक्रियास इज कॉल्ड एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। ओके, तो सबसे पहले हम पेंक्रियास को समझते हैं। तो पेंक्रियास इज सॉफ्ट लोब्यूलेटेड एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ओके, तो एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? वो एक्सो मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो हमारे बाहर के वो बाहर जो किसी भी टाइप का एंजाइम को सिक्रेशन करते हैं तो हम एक्सो कहेंगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या कहेंगे? जो उसका एंजाइम्स होते हैं, तो उसका हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज सीधा कहाँ पर करते हैं? ब्लड में करते हैं। और अगर ब्लड के बाहर करते हैं तो उसे हम एक्सो कहेंगे, और ब्लड के अंदर सिक्रेट करते हैं तो उसे हम एंडो कहेंगे। तो जो पेंक्रियाज होते हैं वो दोनों तरफ उसके एंजाइम और हार्मोन सिक्रेट करती है। इंसुलिन और ग्लूकागोन होता है वो सीधा ब्लड के अंदर ट्रांसमिट करती है। और जो ट्रिप्सिन होते हैं, कीमोट्रिप्सिन होते हैं, वो सब हमारे जीआईटी में ट्रांसफर करती है। ओके, ये है हमारा पेंक्रियास का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? ये हमारी टेल हो गई, ये पेंक्रियास पूरा पेंक्रियास है। यहाँ पर मेजर डक्ट हो गई, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है। और ये है सेकंड पार्ट ऑफ द डिओडिनम। और यहाँ पर जो पेपिला जो होती है, यहाँ पर जो मेजर डक्ट होती है यहाँ पर ओपन होती है। तो ये है हमारा मेन पेंक्रियास का जो एनाटॉमी ऑफ द पेंक्रियास। ओके, तो एक हमने बात की कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की बात की। तो एक्सोक्राइन जो हार्मोन होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन एंड केमोट्रिप्सिन होते हैं। और जो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं इंसुलिन, ग्लूकागोन, जो कि सीधा ब्लड में इंसेप्ट करती है। ओके, तो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस क्या होता है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियास। ओके, तो जो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है वो मेनली किसको अफेक्ट करता है? वो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियास को अफेक्ट करता है। मेनली तो किस में प्रॉब्लम आएगी? ट्रिप्सिन और केमोट्रिप्सिन जो सिक्रेशन है उसमें, या फिर उसके सिक्रेशन, या फिर बनने में, या फिर उसको सिक्रेट करने में किसी भी टाइप का एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में प्रॉब्लम होगी। तो अब हम बात करते हैं एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले दो टाइप में डिवाइडेड होता है एनाटॉमिकली पेंक्रियाटाइटिस। ओके, तो सबसे पहला है एडिमाटोस और दूसरा है नेक्रोटाइजिंग पेंक्रियाटाइटिस। ओके, तो जो एडिमाटोस पेंक्रियाटाइटिस है उसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियाटिक पेरेन्काइमा एंड पेरीफेरी टिश्यू विदाउट नेक्रोसिस। ओके, तो एडिमेटोस एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में क्या होता है? जो हमारे पेंक्रियास का पेरेन्काइमा होता है वो वहाँ पर क्या होता है? इडिमा हो जाती है, नेक्रोसिस यहाँ पर नहीं होता है। और जो नेक्रोटाइजिंग एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है उसमें क्या होता है? पेंक्रियाटिक पेरेन्काइमा में क्या होता है? नेक्रोसिस लग जाता है। इसमें दो टाइप होते हैं, एक इन्फ्लेमेशन हो गया या फिर इडिमा होगी, और दूसरे में क्या होता है? नेक्रोसिस होता है। और अगर अकॉर्डिंग टू हम सीवियरिटी की बात करें तो तीन टाइप में डिवाइडेड होता है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। सबसे पहले माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में क्या होता है? कोई ऑर्गन फेलियर नहीं होता है या फिर सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलता है। मॉडरेट में क्या होता है? ऑर्गन फेलियर नहीं होता है और लेकिन कुछ सिस्टमेटिक इलनेस हमें देखने को मिलती है। और जो सीवियर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होता है उसमें दोनों होते हैं, ऑर्गन फेलियर भी हो जाते हैं और हमें किसी भी टाइप का कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की इटियोलॉजी के ऊपर, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होता है। तो पेंक्रियाज में इन्फ्लामेशन होने के कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं, तो उस कारण को हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हो गया मेजरली जो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव की वजह से। इसके बाद होता है ड्रग्स, ट्रॉमा, मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स, इन्फेक्शन, इडियोपैथिक, जीनेटिक, वेस्कुलर, मिसेलेनियस। ओके, तो ये थे 10 कॉजेज जिसकी वजह से हमें एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होता है। कोजिस है उसे हम डीप में देखते हैं। तो सबसे पहला कोजिस हो गया हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव कोजिस। तो ऑब्स्ट्रक्टिव कोजिस में क्या होता है ये हमने आगे देख ली थी कि हमारी जो पेंक्रियाज होती है उसकी मेनली एनाटॉमी हमने आगे देखी थी। ओके, तो एनाटॉमी हमने देखी थी, उसमें क्या होता है? हमें मेजर जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होती है उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमें एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होता है। तो ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन कौन कौन से होते हैं इनके जैसे? तो सबसे गोल स्टोन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन इन पेंक्रियाटिक डक्ट हो गए। ओके, या फिर किसी भी टाइप की डिफॉर्मिटीज है, एबनॉर्मेलिटीज है, किसी भी टाइप की डेवलपमेंट एबनॉर्मालिस है, किसी भी टाइप के कंजेनाइटली जो पेंक्रियाज है उसमें एबनॉर्मालिटीज़ है, या फिर जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है वो उसमें पहले से ही ऑब्स्ट्रक्शन है,
ऐसी डिफॉर्मिटीज़ है तो इसकी वजह से भी क्या होता है, पेंक्रियाटाइटिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये था ऑब्स्ट्रक्टिव कोजेस। इसके बाद हम देखते हैं ड्रग्स कोजेस। तो ड्रग्स कोजेस में कौन, कोर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, डायूरेटिक्स हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, टेट्रासाइक्लिन्स हो गया। अगर ऐसे हम ड्रग्स क्रोनिक ले रहे लंबे समय से हम इसी मेडिसिन ले रहे हैं तो हमें पेंक्रियाटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स में कौन कौन से होते हैं, अल्कोहल हो गया, क्रोनिकली हम अल्कोहल ले रहे हैं तो हमें एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। पॉइजन हो गया, ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजन हो गया, इसके साथ स्नेक पॉइजन, स्कॉर्पियन पॉइजन हो गया और स्मोकिंग हो गया। तो ये थे कुछ टॉक्सिन्स जिसकी वजह से हमें एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होता है। इसके बाद होता है ट्रॉमा। अगर एक्सीडेंटली ट्रॉमा है, हमें पेंक्रियाज में ट्रॉमा हो गया है तो इसमें इस एक्सीडेंटली कोजेस हो गया। और इसके बाद होगा आइट्रोजेनिक कोजेस। हमने पहले भी वीडियो में बात की है कि आइट्रोजेनिक कोजेस का मतलब क्या होता है। अगर ट्रीटमेंट के दौरान किसी भी टाइप की साइड इफेक्ट की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसे हम आइट्रोजेनिक कहेंगे। तो पोस्ट ऑपरेटिवली मान लीजिए किसी भी एब्डोमेन में किसी भी टाइप की सर्जरी हुई है और इस सर्जरी की साइड इफेक्ट की वजह से हमें एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होता है तो वो आइट्रोजेनिक है। इसके बाद एंडोस्कोपिक सर्जरी है, ऐसी ये था मेन ट्रॉमा। इसके बाद हम देखते हैं इन्फेक्शन। किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है या फिर वायरल है। तो वायरल इन्फेक्शन में कौन कौन से होते हैं, मम्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, HIV इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल में हो गया TB हो गया मेनली। ओके, इसके बाद हम देखते हैं मेटाबॉलिक। हाइपर ट्राइग्लिसराइड है हमारे शरीर के अंदर, मेनली लिपिड प्रोफाइल इंक्रीज है, हमारे कोलेस्टेरॉल है। तो इसकी वजह से भी हमें एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हो गया वास्कुलर में क्या होता है, वास्कुलाइटिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इसकी वजह से इश्यमिया हो सकता है। और मिसेलेनियस कोजेस है, इसमें क्या होता है कि किसी भी टाइप का एसोसिएटेड विथ पेप्टिक अल्सर। मतलब क्या होता है, पेप्टिक अल्सर की वजह से भी हमें एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो जाता है। तो इसका मेन पैथोजेनेसिस कोई नहीं है लेकिन एक कारण हो सकता है तो इसे हम मेसिलेनियस कहेंगे। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड में हो सकता है तो इसे का कोई पैथोजेनेसिस नहीं कह सकते, उसे हम मेसिलेनियस कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। तो पैथोजेनेसिस मेनली 3 टाइप में डिवाइडेड की गई है। पहली होगी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, दूसरी होगी एसिनर सेल्स होते हैं जो हमारे पेंक्रियास के मेन सेल्स होते हैं, उसमें एक टाइप होता है एसिनर सेल्स होते हैं, उसमें इंजरी आ जाती है तो इसकी वजह से होती है। इसके बाद ट्रांससेल्युलर ट्रांसपोर्ट होता है जो डिफेक्टिव इसके बाद होता है डिफेक्टिव ट्रांससेल्युलर ट्रांसपोर्ट। तो इसकी भी अलग पैथोलॉजी है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक डक्ट। तो हमने मेनली पहले एक कोजिस था कि जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होते हैं उसमें किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसकी वजह से एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होता है। तो इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है, तो सबसे पहले मान लीजिए गोल ब्लैडर है। तो गोल ब्लैडर में तो गोल स्टोन हो जाता है। गोल स्टोन की वजह से क्या होता है, जो हमारी डक्ट होती है, देखिए हमने एनाटॉमिक में देखा था कि यहाँ पर गोल स्टोन है। गोल स्टोन में क्या होता है, जो डक्ट होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, वो डक्ट में जो बाइल है वो बाइल इंक्रीज होगा। इसकी वजह से क्या होगा, एडिमा होगा, क्योंकि जो एक डक्ट है उसमें मेनली जो एडिमा जो बाइल है उसका सिक्रेशन है, मेनली जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पेंक्रियाज में एडिमा रहेगा। एडिमा की वजह से क्या होगा, वहाँ पर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इश्यमिया होगा। और इश्यमिया की वजह से जो हमारे एसिनर सेल्स होते हैं वहाँ पर इंजरी होगी। ओके, तो सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, हमारे इश्यमिया प्रोड्यूस होगा। ओके, और इश्यमिया की वजह से क्या होगा, एसिनर सेल इंजरी। तो ये था दूसरा टाइप, एसिनर सेल इंजरी। ओके, तो एसिनर सेल इंजरी गोल्डस्टोन ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। या फिर क्रोनिक अल्कोहल ले रहे हैं तो क्रोनिक अल्कोहल में क्या होगा, क्रोनिक अल्कोहल उसको पचाने के लिए पेंक्रियास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। और जो प्रोटीन एंजाइम होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेशन होने की वजह से क्या होगा, हमारे जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है उसमें प्रोटीन प्लग हो जाएगा। प्रोटीन प्लग की वजह से क्या होगा, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। और फिर हमने देखा कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एडिमा होगा, एडिमा की वजह से ब्लड फ्लो इम्पेयर होगा, और ब्लड फ्लो इम्पेयर होने की वजह से क्या होगा, इश्यमिया होगा। तो दोस्तों ये थी ऑब्स्ट्रक्शन की पैथोलॉजी। अब हम बात करते हैं एसिनर सेल इंजरी के बारे में। तो एसिनर सेल इंजरी की वजह से होते हैं, मेनली इश्यमिया की वजह से होते हैं। उसके मेन कॉजेज हमने बात की, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, इन्फेक्शन हो गया। ओके, तो एसिनर सेल इंजरी की वजह से क्या होगा, जब किसी भी टाइप का सेल इंजरी हो रही है तो वहाँ पर सेल क्या होगा रहेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। ओके, प्रो एंजाइम्स होते हैं। तो लाइसोसोम मेनली सिक्रेशन होने की वजह से क्या होगा, जो लाइसोसोम मेनली
उसके सेल्स को ही डिजनरेशन करेगा। तो डिजनरेशन करने की वजह से क्या होगा, हमारी इंजरी होगी, सेल इंजरी, एसिनर सेल इंजरी होगी। ओके, तो इस समय की वजह से क्या होता है, एसिनर सेल इंजरी होती है। तो ये थी पैथोलॉजी दूसरी। तो अब हम बात करते हैं डिफेक्टिव ट्रांस सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो उसकी पैथोलॉजी सेम ही है, हमें देखा कि उसकी पैथोलॉजी भी क्या होती है, एसिनर सेल इंजरी जैसी ही हमारी उसकी पैथोलॉजी है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। तो मेनली उसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो मेन सिम्टम्स होता है उसका एब्डोमिनल पेन। तो अब हम बात करते हैं एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का जो पेन होता है वो कैसा पेन होता है। तो उसके लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो उसकी लोकेशन होती है अपर एब्डोमेन, एपिगेस्ट्रिक और पेरा अम्बिलिकस के ऊपर। ओके, तो हमारे देखिए हमें एब्डोमेन होता है वो 9 रीजन में डिवाइडेड होता है। तो उसमें एक रीजन होता है एपिगेस्ट्रिक। एपिगेस्ट्रिक एरिया में हमें पेन देखने को मिलेगा, उसके साथ पेरा अम्बिलिकस में भी पेन देखने को मिलेगा। तो वो पेन हो सकता है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का। उसके बाद उसकी ऑनसेट देखेंगे तो वो सडन पेन हमें अचानक से आ जाता है। और उस पेन के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो उसमें जो इंटेंस पेन होता है वो सडनली आता है और वो ज़्यादा देर तक रहता है, और उसका पेन जो होता है वो सीवियर पेन होता है। ओके, तो अगोनाइसिक पेन होता है स्प्रेड इनटू, अगर पेरिटोनियम के अंदर जो पेन किसी भी, अगर पेरिटोनियम के अंदर रप्चर हो चुका है या फिर पेरिटोनियम में इन्फेक्शन लग चुका है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की वजह से, तो वो पेन होगा कुछ ज़्यादा ही सीवियर रहेगा। ओके, अगर इन्फेक्शन है वो रेट्रोपेरिटोनियम के अंदर है तो उसका जो पेन है वो रेफर होगा, कहाँ पर रेफर होगा, अपर बैक में रेफर होगा एज वेल एज चेस्ट और फ्लैंक्स में होगा। उसके बाद जो पेन होता है वो 1 दिन से ज़्यादा रहेगा और पेन रिलीव बाय फॉरवर्ड बेंडिंग। ओके, हम आगे झुकने की वजह से जो पेन है वो उसमें रिलीफ मिलेगा। तो ये थे मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एब्डोमिनल पेन पेंक्रियाटिक एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के। ओके, तो उसके साथ साथ हम अदर सिम्टम्स की बात करें तो उसके साथ नोजिया वोमिटिंग फीवर तो होता ही है। अगर अब हम बात करते हैं जो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है उसकी साइंस के बारे में। तो अर्ली स्टेज में हमें कौन कौन सी साइन देखने को मिलेगी, जो पेशेंट है वो एंजियस रहेगा, डिस्टर्ब होगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगी एब्डोमेन के अंदर। ओके, और लेटर स्टेज होते हैं उसमें जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इडिमा है या फिर जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से जो बाइल है वो बाइल सिक्रेशन के जो प्रॉपर तरीके से बाइल सिक्रेट नहीं होगा, तो इसकी वजह से बाइल जो फंक्शन है उस पेंक्रियाटाइटिस में जो डक्ट है वो डक्ट को रप्चर या फिर किसी भी कॉम्प्लिकेशन आती है तो इसकी वजह से जॉन्डिस देखने को मिलेगा, काइनोसिस देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें शॉक के फीचर भी देखने को मिल सकते हैं, डिस्टेंडेड एब्डोमेन देखने को मिलता है, क्योंकि अगर जो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में से रप्चर होता है तो उसमें जो एसाइटिस प्रोड्यूस होता है। एसाइटिस क्या होता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड भर चुका है। तो इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है, तो पहले उस वीडियो को देखे, मैं इसका वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा। इसके बाद स्किन के ऊपर कौन कौन से साइन देखने को मिलेगा, एरिथ्रोमाटिक स्किन देखने को मिलेगी। ओके, तो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की 2 मेन साइंस होती है, एक होती है कुलन साइंस और दूसरी होती है ग्रे टर्सी साइन। ओके, तो जो कुलन साइंस होती है वो क्या कहती है, उसमें क्या होता है जो हमारा अम्बिलिकस होता है उसके अराउंड में क्या होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कुलन साइंस। ओके, और दूसरी साइन है उसमें क्या होता है ब्लू, रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्राउन डिस्कलरेशन होता है, कहाँ पर होता है, फ्लैंक्स में होता है। कौन की वजह से होता है, टिश्यू कैटाबोलिज्म की वजह से हमें क्या होता है वहाँ पर ब्लू या फिर रेड या फिर पर्पल कलर का डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में, उसके डायग्नोसिस के बारे में। तो हम उसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे सीबीसी। सीबीसी में हम क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होगा और हीमोग्लोबिन हमें डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड रप्चर हो रहा है। इसके बाद हम सीरम एमाइलेज, लाइपेज और कैल्शियम को देखेंगे। तो जो ये 3 जो एंजाइम्स है वो हमें पेंक्रियाज में क्या होता है, एसिनल सेल्स में से प्रोड्यूस होता है। तो जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर एसिनल सेल इंजरी हो रही है तो वो जो तीनों एंजाइम है वो लो में प्रोड्यूस होंगे। ओके, इसके बाद हम सीआरपी करेंगे और उसके बाद यूएसजी करवाएंगे, क्योंकि यूएसजी में प्रॉपर तरीके से देखने के लिए कि पेंक्रियाज में उसकी साइज़ और जो वो है वो भी अल्ट्रासोनोग्राफी में देखने को मिलेगी। उसके बाद एमआरआई भी करवाएंगे और ब्लड क्रिएटिनिन करवाएंगे रीनल फंक्शन के लिए। उसके बाद रीनल फेलियर के लिए हम क्रिएटिनिन करवाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो मेनली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगी, इसमें हम देंगे एस्पिरिन विथ राइल्स ट्यूब देंगे फॉर अरेस्ट ऑफ पेंक्रियास के लिए। इसके बाद हम बीटी करेंगे, क्योंकि अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हमें मेजर वाइटल्स चेक करेंगे, अगर किसी मेन सिस्टम किसी भी टाइप का पेंक्रियाटाइटिस की वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो हमें वाइटल्स चेक करते। और मेनली जो ड्रग्स होती है, ड्रग्स में मेनली हम एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि इन्फेक्शन लग चुका है तो इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। एंटीबायोटिक्स में मेनली सिफ्लोक्सासिन होगी और मेट्रोडिनाजोल होगी। इसके बाद
लो मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रोम होगा। इसके बाद डोपामाइन देंगे क्योंकि रीनल प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए हम डोपामाइन देंगे। ट्रामाडोल देंगे फॉर पेन रिलीफ, अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो हम ट्रामाडोल देंगे। और इसके बाद अगर एब्सेस हो चुका है या फिर नेक्रोसिस ज़्यादा है उसकी हम सर्जरी करवा सकते हैं। ओके, तो इसके बाद एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं। लोकल कॉम्प्लिकेशन को क्या हो सकते हैं, नेक्रोसिस हो गया, एब्सेस हो गया, थ्रोम्बोसिस, ब्लड वेसल्स हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया। ओके, और सिस्टमेटिक में बात करते हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा, ARDS देखने को मिलेगा, न्यूमोनिया देखने को मिलेगा, CVS में हम शॉक देखेंगे, CIT में हम जॉन्डिस देखेंगे, मेटाबॉलिक जो होते हैं इसमें हाइपरग्लाइसेमिया देखेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोगन सिक्रेशन का हो रहेगा, और इसमें साथ रीनल ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे हमारा एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस आगे ऐसे लेक्चर्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।